हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, ये बताइएगा कि अब हम जो ये एक नया फैक्टर देख रहे हैं, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कहा गया कि कराची में 80% दहशतगर्दी में कमी वाक़या हुई है। क्या यूनिवर्सिटीज पर वॉच रखना, जो दूसरे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर वॉच रखना, क्या ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम नहीं होना चाहिए या टोटली हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री पर ही रिलाई करना चाहिए? जी, अगर आप होम मिनिस्टर की बात करेंगी सिंध के हवाले से, तो मैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करूंगी, क्योंकि हमारी जो सिंध के हवाले से होम मिनिस्ट्री है वो किसी हवाले से भी उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। और अगर ये कहा जा रहा है कि 80% दहशतगर्दी खत्म हो गई है सिंध के हवाले से, अगर ये बात है तो मैं हैरान हूँ। तो वो क्रेडिट मेरे ख्याल में होम मिनिस्ट्री को नहीं जाता, वो क्रेडिट जाता है एजेंट को, जो हमारे यहाँ पर इतने अच्छे से फ्रंट उस पे काम कर रही है और अपने इन दहशतगर्दों के हवाले से वो इन दहशतगर्दों को पकड़ के तो हवाले कर देती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड हमारी होती है वो प्रोसिक्यूशन साइड इतनी कमजोर होती है कि वो दहशतगर्द फिर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। बल्कि कल परसों मैंने खबर सुनी कि जेलर साहब ने उन पर बैठकर मुकदमा चलाया और 4 दहशतगर्दों को उसने आजाद करा लिया। अब ये तो हमारे हालात है, उन हालात को वैसे देखते हुए आप मुझे बताइए कि ये टेररिज्म को हम कहाँ जाकर खत्म कर सकते हैं। और डेली हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से कैसे नहीं उसकी जिम्मेदारी बनती जनाब। एजुकेशन के हवाले से तो सबसे बड़ी प्राइम जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि वो देखें उनके इदारों में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो जो जब वाकई में जब यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस करते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, तो क्या वो रूल्स और रेगुलेशन के तहत वो क्या टर्म्स होते हैं जो वो लिखे जाते हैं या वो जो एग्रीमेंट होते हैं, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत होती है कि जब गवर्नमेंट इन तमाम चीजों पर अगर संजीदा हो तभी हम समझ सकते हैं कि इस तरह के वाकयात। आप मुझे बताइए कि ये जो इतना बड़ा साना सकूरा का वाकया है और जो कल्प्रिट्स मिलते हैं वो यूनिवर्सिटी के इतने बड़े ओहदों पर फायज है, तो मुझे बताइए हमारा दुनिया में क्या मकाम जा रहा है, एजुकेशन का हमारा क्या सिस्टम जा रहा है। पहले ही हम लोग बाहर के हवालों से दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी यही तस्वर किए जाते हैं बड़े दहशतगर्द है, पता नहीं इन्होंने दहशतगर्दी सीखी और कुछ सीखा नहीं है। तो ये चीजों को हमें कंडेम करने की जरूरत है, उनको खत्म करने के लिए हमारी रियासत को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जनाब, सीधे सुनना पड़ेगा, अपनी गवर्नेंस को अच्छा करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर इन इदारों में, एजुकेशनल इदारों में और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इतने अरसे से मुझे बताइए 7 सालों से पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में क्या इन्होंने इसमें से कराची के जो हमारे मुख्तलिफ हवालों से जो इंट्रांस है और एग्जिट है, क्या कराची में इस चीज पर कंट्रोल हो सका इस वक्त तक कि कौन से लोग? फिर सेहर अब्बासी साहिबा, अगर आपके मुताबिक कराची के अंदर ये मामलात नजर आ रहे हैं कि हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा नहीं कर पाए हैं, तो अब हम जो एक और दहशतगर्दी के हवाले से एक और जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सऊदी कोalition हमारे सामने है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का इस कोalition में शमूलियत का ऐलान क्या एक वाइस डिसीजन है? क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है मौजूदा हालात में एक और इस किस्म के कोalition में अपनी पार्टिसिपेशन देने का? क्या फरमाइएगा? देखिए, पहले ही आपको पता है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, ज़र्ब अज़ब के हवाले से एक जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हमारे पास जिस तरीके से दहशतगर्दी हुई या यहाँ पर जिस तरह दहशतगर्द इंटर हुए, और वो एक जंग हमने लड़ी और लड़ रहे हैं, और उसी की वजह से जो वैक्यूम छोड़ दिए जाते हैं ना जगह जगह पर, और वो दहशतगर्द किस तरह से इंटर हो जाते हैं और वो हमारी जड़ों में बैठ जाते हैं और उनको फैसिलिटेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो फैसिलिटेट करते हैं उनको भूल जाते हैं। दहशतगर्द यहाँ पर आसानी से दहशतगर्दी नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पर उसको यहाँ का रहने वाला फैसिलिटेट ना करे। और जब हम फैसिलिटेटर को पकड़ने की बात करते हैं तो फिर हार घोड़ा मच जाती है, हाय हाय ये क्या होगा, तिल मिलाने लग जाते हैं कि बने जनाब ये तो फिर सीधा सीधा हमारे ऊपर हाथ पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर देखना है तो उनको भी दहशतगर्दी के ज़म्मे में लाना पड़ेगा जो उनको सहूलत कर रहे हैं, सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ताकि अगर ये अब दूसरी किसी जंग में हम हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ अपना आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए पहले पाकिस्तान किस तरह मुश्किलात में गिरा हुआ है। हमारे अंदर दहशतगर्द बैठे हुए हमारी जड़ों को काट रहे हैं, हमारे नौजवानों को वो इस तरफ ले जा रहे हैं, तो हम एक दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे मुल्क का क्या होना है ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बहरहाल बहुत सोच समझ कर ये पॉलिसीज बनानी है, फेडरल लेवल पर भी और सूबाई लेवल पर भी। अगर लेकिन यहाँ पर बात यह है कि फेडरल और सूबे में क्लैश इतना बढ़ चुका है कि हम वही सोच रहे हैं कि ये क्लैश खुदा न खासा किस तरफ इन कदमों को किस तरफ ले जा रहे हैं।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں نصرت زہر عباسی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یمن کا بھی نام اس لسٹ میں انکلوڈڈ ہے، لیکن اب اگر یمن کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو آلریڈی 6 ملکی اتحاد جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے اس پر، تو اس میں یمن کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ملیشیا کی جانب سے منع کر دیا گیا ہے اس کوalition میں، ملیشیا جو ہے وہ جوائن نہیں کر رہا ہے، کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، کیسے میری بہت سینئر ہے عابدہ حسین صاحبہ، اور میں ان کو اپنا استاد کی حیثیت سے سمجھتی ہوں، جس سے انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا کہ یہ تمام جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے ملکوں کے گروپ کی اور ان کے آپس میں اتحاد کی، تو ان پہ ہم واقعی میں اس وقت کوئی کامنٹ کرنے سے ہم کترانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا فورم ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان میں یہ چیز آنی چاہیے اور کھل کر اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ ہر طرف سے جو سجیشن آئے اور ہر پارٹی کی طرف سے جو سجیشن آئے وہ کنکلوڈ ہو جائے، اور اس کے بعد ہی کوئی ایسا میرے خیال میں اقدام لینا پڑے گا اور اس پر بات بھی کرنی پڑے گی. تو انہی حوالے سے ہم کہیں گے کہ فی الحال اس پر ریزرویشن رکھنی چاہیے تاکہ ہم بعد میں اس چیز پر کھل کر بات کر سکیں. اس میں زہر عباسی صاحبہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے تو اتحاد کا خیر مقدم کیا ہے، مگر جو وزیر خارجہ ہے ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا اس ملک کی صورتحال بھی کچھ پاکستان کی طرح ہی نظر آتی ہے کہ یہاں پر ایک پلیٹ فارم سے کوئی اور بات کہی جا رہی ہے اور دوسرے پلیٹ فارم سے کچھ اور میسج دیا گیا ہے ماضی میں؟ اور تو اس کا وہی بات ہوئی نا کہ اگر آپ اپنے اندرونی طور پر صحیح طریقے سے ڈیسیژن لیں اور اس چیز کو آپ اپنے پارلیمان میں لے جائیں، اگر انڈونیشیا میں بھی اسی چیز کو لے کر رکھا جاتا ہے اس چیز کو اور پارلیمان میں ڈسکشن ہوتا تو میرے خیال میں سے ایک ہی میسج جاتا. اسی طرح جیسے پاکستان میں ہم اگر ڈیسیژن لینے سے پہلے ان چیزوں کو پارلیمان میں لے کے جائیں اور وہاں پر ڈسکشن ہو تو کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہ اعتراض ہو یا بعد میں اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہو. یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں اور اس کو ایک کنسنسس کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں جن کے ایسے افیکٹ بہت تیز پڑ جاتے ہیں، جو آنے والی نسلوں تک یہ بات چلی جاتی ہے تو اور آنے والے فیوچر کے لیے. پھر میرے خیال میں بہت سوچ سمجھ کے اس چیز کو لینا اور یکجہتی کے ساتھ ایک یونٹی کے ساتھ اگر ہم اس میسج کو لے کر جائیں گے آگے تو اس کے ہمیں اچھے اثرات ملیں گے. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ نصرت زہر عباسی صاحبہ. See you all tomorrow night. Until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.